दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि वो जो जर्मनी में एक 29 साल का छोकरा बैठा हुआ है, वो किस तरीके से भ्रम फैला रहा है कि भारत में तानाशाही आ रही है, डिक्टेटरशिप आ रही है। और उसी छोकरे की 2018 की एक वीडियो को जो उसने ट्वीट किया था, उसको रिट्वीट करने के मामले में अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी। ये अरविंद केजरीवाल अपने आप को आईआईटी खड़गपुर से बीटेक बताता है और है भी, मैं उसमें कोई डाउट नहीं करता। और उसके बाद इसने यूपीएससी का एग्जाम दिया, इसको रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स मिला और इसने इनकम टैक्स ज्वाइन किया। 2011 में अन्ना हजारे के कंधे पर चढ़ करके इसने दिल्ली में जन लोकपाल के बारे में आंदोलन किया और उसके बाद में अन्ना हजारे को लात मार करके ये पॉलिटिक्स में आ गया। 2013 में इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने से पहले इसने कसम खाई थी अपने बच्चों की कि मैं ना तो कांग्रेस से ना कभी बीजेपी से सपोर्ट लूंगा, लेकिन सरकार बनाने के लिए इसने कांग्रेस से सपोर्ट लिया। कुछ दिनों के बाद इसने कांग्रेस के सपोर्ट को मना कर दिया और दोबारा से वहां पर प्रेसिडेंट रूल लग गया और फिर से इलेक्शन हुए और तब ये फिर आउट ऑफ 70 67 सीट्स लेकर के आया। ये 2014 की बात है, 2015 की बात है मेरे ख्याल में। 2020 में दोबारा जब इलेक्शन हुए दिल्ली के, तो इसको 63 सीटें मिली और 7 सीटें बीजेपी को मिली। 2020 में जब ये दोबारा जीत करके आया, उस समय यहाँ पर मतलब भारत में कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन लगा हुआ था और उस बीच में इन्होंने पैसा कमाने के लिए एक नई एक्साइज लिकर पॉलिसी बनाई और उसमें दबा करके इन्होंने घोटाला किया और खूब पैसे कमाए। उस एक्साइज स्कैम में इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में हैं। इनके राज्यसभा के एमपी संजय सिंह जेल में हैं। इनके कम्युनिकेशन सेल के हेड विजय नायर जेल में हैं और पता नहीं कितने जेल में हैं और कुछ बेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल की एप्लीकेशन की सुनवाई करने के दौरान ईडी से पूछा था कि चलो ठीक है, इसमें 338 करोड़ करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन इस घोटाले का जो पैसा है वो कहाँ है? जब ईडी ने बताया कि वो इलेक्शन गोवा के और पंजाब के इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया है, तो उन्होंने बोला कि फिर ठीक है, आप इसमें आम आदमी पार्टी को भी आप इसमें अक्यूज बनाओ। ईडी ने इस बात को मान लिया और उसके बाद में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बुलाना शुरू किया। अरविंद केजरीवाल को नवंबर में बुलाया गया, दिसंबर में बुलाया गया, जनवरी में बुलाया गया, फरवरी में बुलाया गया और ये हमेशा कुछ ना कुछ बहाना मारता रहा कि अभी तो विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, उसके बाद में फिर मैं विपासना के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद में फिर आपको क्या अधिकार है इस बारे में मेरे को बुलाने का? पहले आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे आरोपी के तरीके से बुला रहे हैं या गवाह के तरीके से बुला रहे हैं, किस हैसियत से बुला रहे हैं? इस तरीके से ये ईडी के किसी संबंध को आदर नहीं कर रहा था। अभी ईडी ने इसको 8वां सम्मन इश्यू किया है और वो सम्मन में इसको 4 मार्च को फिर से बुलाया गया है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि इसी तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सम्मन का निरादर कर रहे थे और ईडी के सम्मन में वो नहीं जा रहे थे। ईडी ने उनको 9 बार सम्मन दिया और 9वें बार उनको बोला
कि आप ये बताइए कि कहाँ आना है? जहाँ आप बोलेंगे वहाँ हम आएँगे, लेकिन आपका हमको बयान लेना है। इसने बोला, हेमंत सोरेन ने बोला कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय में आ जाइए, वहाँ पर बयान ले लीजिए। जब ईडी वहाँ पहुँची तो ये वहाँ पे मिला ही नहीं। ये भाग कर के दिल्ली आ गया। दिल्ली में आकर के इसने कपिल सिब्बल के साथ में वो जो वायर में इंटरव्यू है वो दिया, और कई लोगों से शायद मुलाकात की गई। उसके बाद में ये चुपके से बाय रोड वाराणसी होते हुए रांची पहुंच गया, और वहां पर जब पहुंचा तो ईडी ने इसको दबोच लिया। 8-10 घंटे की पूछताछ की, उसके बाद में उसको अरेस्ट कर लिया। अरविंद केजरीवाल को यह 8वां सम्मन 4 मार्च के लिए गया है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले सम्मन में जवाब ये दिया था कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट में आपने एप्लीकेशन डाली है, उसकी सुनवाई 16 मार्च को होने वाली है, तो आप 16 मार्च तक वेट करिए। लेकिन ईडी ने फिर भी सम्मन दिया। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, उसका बैकड्रॉप ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उस फैसले में कि ईडी किसी को भी सम्मन कर सकती है, और जिस आदमी को सम्मन इशू किया गया है वो उसका जवाब देने और सम्मान करने की अपेक्षा, उससे उसका जवाब देने की और सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस में ईडी द्वारा जो 5 जिला कलेक्टरों को सम्मन जारी किया गया था, उस पर रोक लगाई थी, और उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेक्शन 50 के तहत अगर किसी आदमी को बुलाया जाता है तो उसका सम्मान करना और उसका जवाब देना आवश्यक है। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि ईडी द्वारा बुलाए जाने पर व्यक्ति को उपस्थित होना होगा, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई के अनुसार यदि आवश्यक हो तो सबूत पेश करना होगा। बेंच ने बोला, यह देखा गया है कि ईडी किसी भी व्यक्ति को अधिनियम के तहत कार्रवाई के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करने या उपस्थित देने के लिए आवश्यक समझे जाने पर सम्मन कर सकती है। सम्मन जारी करने वालों को ईडी द्वारा उस सम्मन का सम्मान करना होगा और उसका जवाब देना आवश्यक है। ये कोर्ट ने सेक्शन 50 की इंटरप्रिटेशन के बाद में बताया। पीएमएलए की धारा 60 के अनुसार ईडी अधिकारियों के पास किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति है जिसकी उपस्थिति वे आवश्यक मानते हैं, चाहे सबूत देना हो या अधिनियम के तहत किसी भी जांच या कार्रवाई के दौरान कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत करना हो। अब मैंने ये आपको कोर्ट का ये जजमेंट इसलिए बताया है कि इस प्रावधान के अनुसार अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास ईडी के सामने न जाने या न पेश होने या उनके सामने इनकार करने का कोई अब मुद्दा नहीं बचता है। ये जो तमिलनाडु का जो मामला था, उसमें सैंड माइन का घोटाला था, जिसमें ईडी ने 5 जिला कलेक्टरों को सम्मन जारी किया गया था, और मद्रास उच्च न्यायालय ने उसके सम्मन के ऊपर रोक लगा दी थी। यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि सम्मन जो है वो जारी किया गया था कलेक्टर्स के ऊपर, और ईडी के प्रोसीडिंग्स में कलेक्टर के ऊपर जो सम्मन जारी किया गया था उसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट सामने आ गई थी, और उन्होंने हाईकोर्ट में ईडी के सम्मन को चुनौती दी थी, और मद्रास हाईकोर्ट की एक बेंच ने उसके ऊपर रोक लगा दी थी। इसी आदेश को ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट में
चुनौती दी है। कल सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक हटा दी है और जिला कलेक्टरों को जारी किए गए सम्मन का पालन करते हुए ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया है। तो अब माननीय कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल के पास में ईडी के पास न जाने का कोई बहाना नहीं बनता है। अगर इस सम्मन को, ईडी के सम्मन को वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी देंगे, तो उन्हें कोई रिलीफ मिलने वाली नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कल बोल रहा था, वही मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि ये आदमी इतना धूर्त है कि इसने 16 मार्च को जब राउज एवेन्यू कोर्ट में इसको पेश होना था, उससे पहले इसने 16 फरवरी को जब राउज एवेन्यू कोर्ट में इसको पेश होना था, तो इसने 13 फरवरी से दिल्ली की तरफ को वो जो किसान आंदोलन शुरू करवाया था। इसको ये मालूम था कि अगर मेरे खिलाफ 16 तारीख को कुछ हुआ, तो किसान दिल्ली में आकर के नंगा नाच करेंगे। एक्चुअली इसकी और राहुल गांधी की कुछ साठगांठ थी। वो 16 फरवरी के आसपास में यूपी में था और वहां पर वो जो उसकी एक आज की डेट में बकवास करता रहता है कि आप ओबीसी हो कि नहीं हो और कोया है, वो है, दुनिया भर की बकवास करता रहता है। ये भूल जाता है कि करीब 60 साल तो तेरे खानदान ने रूल किया था, तब उसने ओबीसी को कितना फायदा दिया, ये तो बता। खैर, तो इनका ये एक प्लान था कि अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई एक्शन होता है, तो किसान दिल्ली में आकर के नंगा नाच करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने एक शायद इंटेलिजेंट फैसला लिया, जिससे कि वो टसल जो है वो हट गया। अब किसान आंदोलन भी फिजल आउट हो गया है। 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च टिकैत करने वाला था, उसका भी कुछ नहीं हुआ है। पप्पू, जो मणिपुर से महाराष्ट्र की तरफ की यात्रा में था, वो यात्रा को बीच में छोड़ करके इंग्लैंड चला गया है, भाषण देने के लिए। पता नहीं क्या करने गया है और क्या करके आएगा वहाँ से। क्या अब नया एक टूल किट लेकर के आएगा। लेकिन एक तो फ़ायदा हुआ है कि ईडी के डर के मारे अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ में समझौता कर लिया है और वो दिल्ली में 7 में से 3 सीटें कांग्रेस को देने को तैयार हो गया है। 4 सीटों में बोलता है मैं खुद लड़ूँगा। इसी तरीके से गोवा में भी लड़ने को तैयार हो गया है, गुजरात में भी लड़ने को तैयार हो गया है, हरियाणा में लड़ने को तैयार हो गया है। जो आदमी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के खिलाफ करता है, आज की डेट में वो कांग्रेस के चमचागिरी कर रहा है। ये हालत है। तो देखते हैं 4 मार्च को अगर ये नहीं जाता है तो ईडी क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्योंकि उसके बाद में फिर ईडी के पास में अब तो पूरा-पूरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पूरी ताकत मिल गई है। जो भी उनको करना होगा वो कर लेंगे। ये चाह रहा था कि अगर इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए, तो मैं ये बोलूँगा कि मुझे तो अब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं और मुझे पूरे देश में घूम कर के प्रचार करना है और ईडी मुझे परेशान कर रही है। ये इस तरीके से कोई डिले टैक्टिक्स बताना चाहता है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 4 मार्च को अगर ये ईडी के सामने नहीं जाएगा, तो ईडी इसको घर में से उठा करके इसको लेके जाएगी और इसकी वही दुर्गति करेगी जो मनीष सिसोदिया की और संजय सिंह की हुई है। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट समाचार था जिसको मुझे आपको देना ज़रूरी था। बाकी तो दुनिया भर की राज्यसभा की न्यूज़ है, इधर की न्यूज़ है, उधर की न्यूज़ है, वो तो आपने पढ़ ली होगी। लेकिन ये न्यूज़ किनारे में कहीं दबी हुई थी, जिसको मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था।
आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को जॉइन बटन दबा करके जॉइन भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इश्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें।